नमस्कार दोस्तों, ट्यूटर फ्लक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संसाधन। तो संसाधन क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो संसाधन का सीधा सा मतलब है हर वो वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु ही संसाधन कहलाती है। वास्तव में मनुष्य अनेकानेक वस्तुओं का उपयोग करता है। उस वस्तु की उपयोगिता जो है तकनीकी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे सदियों से पृथ्वी के नीचे दबा हुआ कोयला एवं पेट्रोलियम जो है उपयुक्त तकनीक के आने के बाद ही उपयोगी संसाधन में बदला है। कोई वस्तु उपयोग में आने लायक होते ही संसाधन में बदल जाती है। जब तक तकनीक नहीं है तब तक उस वस्तु का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य की क्षमता और आवश्यकता जो है संसाधन को मूल्यवान बनाती है। जब तक मनुष्य उसमें अपना क्षमता या फिर तकनीक नहीं लगाएगा तब तक वस्तु मूल्यवान नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी वस्तु जो हमारी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है संसाधन कहलाती है। वास्तव में अगर देखें तो प्रत्येक की वस्तु जो है मनुष्य के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होता ही है, लेकिन इसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। इन वस्तुओं के संसाधनों के रूप में केवल तभी बदला जाता है जब उनका उपभोग किया जाता है। इसलिए मानव की क्षमता और आवश्यकता ही जो है संसाधन को मूल्यवान बनाती है। तो मानव का क्षमता कब होगा? जब इंसान कुशल होगा, मानव कुशल होगा, तभी जाके वो वस्तुओं में जो है तकनीकी बदलाव करके उसको संसाधन या फिर अपने उपयोग उपभोग के लिए बनाएगा। अब हम संसाधनों के प्रकार देखते हैं। तो संसाधन के प्रकारों को मुख्य रूप से हम तीन भाग में देखते हैं। ठीक है, पहला है प्राकृतिक संसाधन जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन जिसको हम लोग इंग्लिश में मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। तीसरा है मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और इसकी हम परिभाषा को देखें तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं और सीधे बिना परिष्करण के उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे क्या जल, वायु, मिट्टी, खनिज, चट्टान आदि प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। मान लीजिए जल, तो जल को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट पीते हैं। वायु, वायु को क्या हम लोग फिल्टर करके सांस लेते हैं? नहीं ना, तो वायु को हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी है, खनिज है, चट्टान है, ऐसे अनेकों चीजें हैं जो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन को भी जो है अलग अलग आधार पर बांटा गया है। पहला है विकास और उपयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है भंडार एवं वितरण के आधार पर, और फोर्थ है उपयोग के आधार पर। सबसे पहले अगर हम देखेंगे विकास और उपयोग के आधार पे, तो इसको भी दो भाग में बांटा गया। पहला है वास्तविक संसाधन, दूसरा है संभावित संसाधन। तो वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसका जो है मात्रा ज्ञात हो। ठीक है, वर्तमान में जिनका मानव जो है उपयोग कर रहा हो उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे झारखंड में कोयला खदान है तो यह एक वास्तविक संसाधन है। झारखंड में कोयला खदान कितना कोयला है ये भी पता है। ऊर्जा उत्पादन जो है कारखानों में कोयले का उपयोग किया जाता है, ये भी पता है कि उसका क्या उपयोग है। गंगा नदी में जो उपलब्ध जल है यह भी एक वास्तविक संसाधन है क्योंकि हम लोग उस पानी का उपयोग करते हैं और इस पानी का उपयोग हम लोग कई कार्यों में कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में खनिज तेल है। इसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे तो हम लोग दक्कन पठार की काली मिट्टी भी है। ठीक है, जो इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं अपने हित में, तो इसको भी हम लोग वास्तविक संसाधन बोलेंगे। इसके बाद दूसरा है संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन क्या है? जैसे संभाव मतलब संभावना। ठीक है, तो वह संसाधन जिसकी वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है। ठीक है, और हमारे द्वारा वर्तमान में उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसे संसाधन को हम लोग संभावित संसाधन बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम जो है यह एक अभी संभावित संसाधन है जिसका भविष्य में इस्तेमाल होगा या किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से हम लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम का उपभोग करें। दूसरा है भारत के पश्चिमी तट के निकट कई तेल कुएं भी जो है वो संभावित है। ठीक है,
तो ये भी संभावित संसाधन हो सकते हैं जिसके लिए तेल का दोहन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन समय आने पर हो सकता है। तो संभावित संसाधन जो है ना, प्रौद्योगिकी के उचित विकास के साथ साथ वास्तविक संसाधन में बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो कुछ वर्षों पहले तक जो है ना, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पवन ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने का साधन नहीं था, किंतु आज यह एक वास्तविक संसाधन है। जैसे हम लोग देखेंगे बहुत सारे जगह पे कि हम लोग क्या करते हैं, पवन ऊर्जा लगाते हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा में क्या होता है, बेसिकली उनका जो पंख होता है वो घूमता रहता है पंखा, ठीक है, जिसके बाद जो है बिजली उत्पादन होता है। भारत में तमिलनाडु जो है वो पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में जो है एक अग्रणी राज्य है, यानी सबसे ज्यादा जो है पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज का। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑरिजिन। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को जो है ना, अजैव और जैव संसाधन में बांटा जा सकता है। जैसे निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं जैसे क्या क्या हो सकता है, भूमि, पानी, वायु, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। ठीक है, अजैव संसाधन क्या होता है, तो अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम है, जबकि अजैव संसाधनों में इसकी कमी पाई जाती है। जैसे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे इत्यादि, ये सब क्या है, जैव संसाधन। ये लोग क्या है, अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, विकसित कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, भंडार एवं वितरण के आधार पर। भंडार वितरण के आधार पर देखते हैं तो भाग बांटा गया, सर्वव्यापी या धाराव्यापी संसाधन, दूसरा है अस्थानी संसाधन। तो वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, सर्वव्यापी और अस्थानी संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन हम लोग किसको बोलेंगे, तो सर्वव्यापी संसाधन जो है वे संसाधन होते हैं जो पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पाए जाने वाला। ठीक है, जैसे हवा, हवा क्या है, एक ही जगह पाया जाता है नहीं ना, सब जगह पाया जाता है हवा, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, जबकि कुछ संसाधन जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, कोयला हो गया, ये सब जो है हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, या कुछ जगहों तक ही सीमित होते हैं। तो ऐसे संसाधनों को अस्थानी संसाधन कहा जाता है। अस्थानी संसाधनों के वितरण में पृथ्वी पर अत्यधिक असमानता पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को भी। ठीक है, इसके बाद उपयोग के आधार पर। ठीक है, तो उपयोग के आधार पर हम लोग देखेंगे संसाधन तो दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोग देखेंगे कि जिन संसाधनों का जो है ना शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है या जो जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। किंतु अनवीकरण संसाधन के भंडार जो है सीमित होते हैं, उनके नवीकरण होने में काफी समय लगता है। ठीक है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, सूर्यातप हुआ, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जबकि खनिज संसाधन जैसे जो है लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, यह सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। इसमें कुछ देखिए उदाहरण दे सकते हैं हम लोग इसमें। जैसे अनवीकरणीय में है, क्या क्या है, कोयला है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, न्यूक्लियर है, ये सब क्या है, एक समय के बाद जो है ये समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जबकि नवीकरणीय संसाधन में, तो इसमें जैसे सोलर, सोलर में क्या ही खत्म होगा, धूप कभी खत्म होने वाला है नहीं। इसके बाद क्या है, ये हाइड्रो है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये प्राकृतिक में है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को देख सकते हैं, जैसे हवा है। ठीक है, ये सब कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव निर्मित संसाधन, जिसको हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों को तकनीक के प्रयोग से उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को तकनीकी के माध्यम से जो है हम लोग अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। जब ये प्राकृतिक पदार्थ जो है उपयोगी बन जाते हैं, तब उन्हें मानव निर्मित संसाधन या फिर कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लौह अयस्क जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन अपने प्राकृतिक रूप में लौह अयस्क का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हमारे लिए लौह अयस्क को लोहे में बदलने के लिए कारखानों में भेजा जाता है। इसी प्रकार जब बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं तो वे लकड़ी को एक मानव निर्मित संसाधन में बदल देते हैं। जैसे रेल हो गया, रेल क्या है, लोहा ही है, लेकिन लोहा को क्या है, एक आकार में बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें बदलाव किया गया, तकनीक लगाया गया है, इसलिए ये क्या है, मानव निर्मित चीज है। वायुयान, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। संचार क्या, ये भी मानव निर्मित साधन है। तो ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे पुल, पुल क्या है, ब्रिज हो गया, ये सब क्या है, रोड हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा मानव संसाधन, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो मानव स्वयं भी जो है एक संसाधन है। तो कैसे है, तो देखते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भी अगर कोई है तो ये मानव ही है। ठीक है, हर व्यक्ति के पास अपना एक कौशल होता है। ठीक है, और ज्ञान का एक अनूठा भंडार होता है। उसे समाज को किसी न किसी प्रकार से मदद करने में सहयोग करता है। लोगों का मानव संसाधन में बदलने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, यानी कहने का मतलब इंसान जो है क्या करता है, अपने में कुछ स्किल्स डेवलप करता है। ठीक है,
शिक्षा और प्रशिक्षण लोगों के कौशल में जो है और ज्ञान की गुणवत्ता में जो है सुधार लाता है। इसलिए शिक्षा और प्रशिक्षण को मानव संसाधन के विकास को बढ़ाने वाला समझा जाता है। क्या क्या? शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इंसान को पढ़ना चाहिए, पढ़ने में मन लगाना चाहिए। ठीक है, पढ़ेगा तभी जाके वो आगे समाज को योगदान दे पाएगा। मनुष्य का ज्ञान और कौशल ही जो है सभी मानव निर्मित संसाधनों का स्रोत होता है। ठीक है, उसका मस्तिष्क, उसके विचार और भावनाएं भी नए संसाधनों को जन्म देती है। उसका शारीरिक श्रम हो चाहे बौद्धिक कौशल हो, सभी क्या है? संसाधन के विभिन्न रूप है। ठीक है, अब ये देखिए इमेज, इसमें क्या है? ये मानव संसाधन है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, या कहीं कैफे में काम करते हैं, ये सब क्या है? ये सब मानव संसाधन है। ये लोग अपने में स्किल डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? समाज में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। संसाधनों का संरक्षण, हम अब ये जानना होगा कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी जो है असीमित नहीं है। ठीक है, सब कुछ लिमिटेड है। इसी प्रकार मानव की आवश्यकता की भी जो है कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जब हम किसी विशेष संसाधन का लाभ उठाते हैं तो उस संसाधन को संरक्षित करने का कर्तव्य भी जो है हमारा ही होता है। हमें ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए जो है संसाधनों का दुरुपयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना चाहिए। तो यह हमारे अनवीकरणीय संसाधन पर जो है अधिक लागू होता है। ठीक है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो कि रिन्यूएबल होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, या विकसित होने में समय लगता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के संसाधनों का जो है सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और उन्हें जो है नवीकरण के लिए समय देना जो है संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम पेट्रोलियम और कोयले का उदाहरण लेते हैं तो पेट्रोलियम और कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, वे जानवरों और पौधों के मृत अवशेषों से बनते हैं जो पृथ्वी के नीचे जो है हजारों वर्षों पहले दब गए थे। पृथ्वी के भीतर की तीव्र गर्मी और दबाव उन्हें पेट्रोलियम और कोयले में परिवर्तित कर देता है। तो पेट्रोलियम पशुओं के अवशेषों से तथा कोयला पौधों के अवशेषों से बनता है। आज मनुष्य जिस ईंधन का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, अब इसको बनने में तो लाखों करोड़ों साल लग जा रहा है। ठीक है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? प्रत्येक दिन जो है इसका दुरुपयोग कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये हो सकता है खत्म हो जाए, हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो इस चीज को देख ही ना सके। इसलिए हमें जो है ऐसे संसाधनों का जो है उपयोग को कम से कम करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी भी देख सके इसको। ठीक है, अनुसंधान संस्थानों के अनुसार हम देखें तो जीवाश्म ईंधन जो है लगभग 150 वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, भविष्य में उसके बाद कारों को चलाने के लिए पेट्रोल नहीं बचेगा और ना ही कारखानों को बिजली देने के लिए कोयला बचेगा। मनुष्य की इस लालची प्रवृत्ति का दुष्परिणाम जो है आने वाली पीढ़ी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब सारा संसाधन तो हम ही लोग यूज कर लेंगे। तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगा? उन लोगों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सतत विकास, जिसको इंग्लिश में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। संसाधनों का उपयोग करते समय हमें संसाधनों का संतुलन बनाना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी भावी पीढ़ी के प्रयोग के लिए जो है पर्याप्त संसाधन जो है सुरक्षित रखते हुए और वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी के लिए जो है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मतलब हम लोगों की जितना काम हो, ठीक है, लिमिटेड, जितना हमारा काम चल सके उतना ही प्रयोग करना चाहिए, बाकी को बचा के रखना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा हुआ रहे। ठीक है, यही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो सतत विकास के लिए जो है हमें निम्न काम करने चाहिए, यानी कुछ काम करने चाहिए। क्या है? सबसे पहले क्या है? न्यूनतम उपभोग, यानी हम लोग को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जैसे जब भी संभव हो कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपका स्कूल आपके घर के पास है तो आपको पैदल जाना चाहिए, यह बस या कार में जाने से बेहतर है। मान लीजिए आप बस या कार में जाएंगे तो क्या होगा? उसमें डीजल या पेट्रोल जलेगा, तो ये भी क्या है? एक संसाधन का बर्बादी है। अरे अपनी साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें ईंधन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे ईंधन को बचाने में मदद मिलेगी। इसलिए बिजली की बर्बादी से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। इसलिए यह सुनिश्चित करके जब कोई कमरे में नहीं है, ठीक है, तो टीवी या पंखा या लाइट बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हमें पानी भी बर्बाद होने से बचाना चाहिए। मान लीजिए हम ब्रश कर रहे हैं, नल खोल दिए हैं, पानी चल रहा है, इससे क्या हो रहा है? पानी की बर्बादी भी हो रहा है। तो ये भी क्या है? संसाधन का बर्बादी है। ठीक है, इससे ईंधन को बचाने में मदद मिलेगी। हमें बिजली की बर्बादी को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि जब कोई कमरे में नहीं है तो टीवी, पंखे और लाइट को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है पुनः प्रयोग या पुनः उपयोग। ठीक है, कई उपयोगी वस्तुओं को पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पुराने कपड़ों का उपयोग पायदान अथवा आसन बनाने के लिए किया जा सकता है। हम इस्तेमाल की गई जूट की वस्तुओं और पुराने अखबारों से शॉपिंग बैग और डलिया बना सकते हैं।
और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक के बड़े डिब्बों का प्रयोग जो है पदार्थों के संग्रहण अथवा गमलों की तरह किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा क्या है, पुनर्निर्माण या पुनः निर्माण, ठीक है। यानी हम लोगों का क्या है, पहले से जो सामान है उसको ही हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, ठीक है, और उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कागज हो गया, कांच हो गया, लोहा, टीन, कई बार जो है पुनः नवीकरण किया जा सकता है। पुराने अखबारों और अन्य पदार्थों को कबाड़ी वाले को देना चाहिए, वे उन्हें पुनः निर्माण में लगे उद्योगों को बेचते हैं और पुनः निर्माण के बाद इन पुराने पदार्थों से कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। हम लोग ने अभी तक जो जो पढ़ा उसका क्या सार है, एक बार हम लोग देख लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। जैसे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु क्या है, तो संसाधन कहलाती है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन विकास के लिए कच्चे माल, ऊर्जा और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। मनुष्य जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह विभिन्न संसाधनों का उपयोग, विकास और पुनः उपयोग कर सकता है। मनुष्य अपने चारों ओर उपस्थित संसाधनों को बुद्धिमत्ता से प्रयोग करता है। मनुष्य की जरूरतें जो है उसे नई तकनीक विकसित करने तथा उनसे नई वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। संसाधनों के मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। निर्जीव चीजों से प्राप्त संसाधनों को हम लोग अजैविक संसाधन कहते हैं, ठीक है। और उपयोगिता के आधार पर अगर संसाधनों के मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधन, कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में जो है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है, क्योंकि विकसित देश क्या करता है, उसके पास बहुत सारी तकनीकें होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, जबकि विकासशील देशों के पास उतनी तकनीकी क्षमता नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वह संसाधनों का उतना उपयोग नहीं कर पाता है। तो संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग तथा उनका अपव्यय रोकना। सतत पोषण विकास का अर्थ संसाधनों का तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए, उन्हें आगामी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने से है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।